क्लास 10 है ना। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी नहीं कर रहा। हेलो। हेलो गुड सर। इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। और चाय पी लिया जी तुम लोग? हेलो। नहीं, मैं आइसक्रीम खा लिया। आइसक्रीम खा के आया? नालायक, कोरोना बढ़ाएगा। ओके, ठीक है ठीक है। कुछ जानना है अभी? कुछ डाउट है आप लोग का? कुछ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक बता देते। हेलो। सर हार्ट सर्कुलेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन जानना था। ठीक ठीक, बता रहे हैं। सर एक बार फिश वाला समराइज कर दीजिएगा क्या कि फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट क्यों होता है? फिश वाला क्या? फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट क्यों होता है? हार्ट क्यों होता है? 2 चेम्बर्ड हार्ट। हाँ, टू चेम्बर्ड हार्ट क्यों होता है या फिर टू चेम्बर्ड हार्ट कैसे काम करता है, ये जानना था। क्यों होता है? अच्छा ठीक है ना। और उससे पहले क्या जानना था? ब्लड सर्कुलेशन ना ब्लड सर्कुलेशन जानना था। सो ब्लड सर्कुलेशन मीन्स हाउ ब्लड मूव्स अक्रॉस द बॉडी, है ना। बॉडी में कैसे ब्लड मूव करता है, वही ब्लड सर्कुलेशन है और क्या। सो ब्लड को पंप करने के लिए एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पंप? हार्ट। ये सो हार्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करते रहना। सिर्फ यही इसका फंक्शन है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। दिस इज द वाइटल फंक्शन ऑफ हार्ट। इस तरीके से ठीक है। सो आप लोगों को पता है हार्ट के पास कौन से ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं या पाइप प्रेजेंट रहते हैं? ठीक है, ये एक पाइप है, इसको हम क्या कहेंगे? एक केयरस पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वेन अच्छा, वीना और कावा। वेना केवा। वेना केवा कहेंगे। फ्रॉम वेना केवा द ब्लड एंटर्स इनटू, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्राइकास्पिड ना। यस सर, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकास्पिड, यहाँ पे वाल्व रहता है, इसको बाइकस्पिड। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड बाइकास्पिड वॉल्व। या फिर बाइकास्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। मिट्रल मिट्रल वाल्व, ठीक है, ये कहेंगे। ओके, ये समझते चले। यहाँ से भी आपको एक प्रकार का वेना केवा दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर इंफीरियर वेना केवा, है ना। ये सुपीरियर वेना केवा हो जाएगा। ये बगल वाला जो देख पा रहे हो आप, दिस इज सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ओके। इंफीरियर मतलब नीचे वाला, ओके। सो दिस टू कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड कम्स आउट, ठीक है। चलिए इधर से एक ट्यूब बना रहे हैं, ब्लड बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पे कैस्पिड होता है और वाल्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। यहाँ से ब्लड निकला, ओके। ब्लड निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड निकल के जाता है
lungs के पास. Okay, where it will go? It will reach lungs, है ना. lungs के पास जाना है. किस पर्पस के लिए? You can say what So purpose we it will get reach lung. oxygenated. ठीक है, in order to get oxygenated. oxygenated. Okay, it is reaching lung. lungs के पास चला गया. lungs के पास चला गया. Okay, can you tell me the name of this tube? Pulmonary artery. वेरी गुड. सी, कोई भी चीज हार्ट से बाहर जाता है उसको हम लोग आर्टरी कहेंगे. आर्टरी कहेंगे. और चूंकि ये लंग्स के पास जा रहा है इसलिए इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी. करेक्ट. नाउ आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के बाद ये प्योर ब्लड आ रहा है. प्योर ब्लड आता है. हाँ ठीक. ठीक है, 4 आता है एक्चुअली. 2 इधर से आएगा, 2 इधर से आता है ना. 4 होता है, वो ध्यान में, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है. बस ये जाने कि ये आ रहा है यहाँ पे. इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी. क्योंकि ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, लाने वाले को हम कहते हैं वेन. तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन, मतलब लंग्स से ला रहा है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पहुंचा. तो XYGENATED, और ये क्या था? डीऑक्सीजनेटेड. लेके आया, अब इधर गया, है ना, इधर गया. अब क्या होगा? यहाँ से एक पाइप निकलेगा, यहाँ से, ये देख रहा हो ना, यहाँ से एक पाइप निकलेगा इस तरीके से. यहाँ से एक पाइप निकला. इस पाइप को हम कहते हैं अओर्टा. AORTA, अओर्टा कहते हैं. सो अओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये अओर्टा मान के चलो यहाँ से निकल रहा है, ठीक ना. उसके साथ साथ जैसे कि हम ये अओर्टा बना रहे हैं ना, अओर्टा, अओर्टा, ओके, ये हार्ट है. अओर्टा से यहाँ पे कुछ इस तरीके से और आर्टरी निकले रहते हैं. कैरोटिड आर्टरी हम लोग कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी, which carries blood to the brain. ठीक है, ये फिर नीचे की ओर जाता है, फिर हमारे शरीर में चला जाता है यहाँ से. ओके, चलिए, ये रहा आपका इंफीरियर आर्टरी बोल सकते हो. ये क्या होगा? अब इंफीरियर आर्टरी से ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है. देखो, ये आपका आर्टरी है ना, आर्टरी है. आर्टरी क्या होगा? आर्टरियोल्स में बटेगा, छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे ब्रांचेस में बदलना है, जिसको हम लोग कहेंगे आर्टरियोल्स. आर्टरियोल्स ये इस तरीके से बटेंगे, है ना. चलिए, हम एक को बना रहे हैं. नाउ दिस आर्टरियोल्स फर्दर distributed into फाइन कैपिलरी, जिसको हम लोग आगे कहेंगे, मम्मा सुनो ना, एक कैपिलरी कहेंगे. इस तरीके से देखिए, 50% हो गया आपका आर्टरी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा. ओके, इस तरीके से ये हो जाएगा वेन्यूल. तो इस तरीके से वेन और इकट्ठा होगा यहाँ पे. हाँ, ये हो जाएगा वेन, और फाइनली ये आपका कनेक्ट हो जाना है यहाँ पे, इस तरीके से ना. दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये वाला पोर्शन है, इसको हम लोग कहेंगे कैपिलरी, इसको कैपिलरी कहेंगे. ब्लड हमेशा इस कैपिलरी वाले रीजन से बाहर निकलेगा. ब्लड हमेशा इस कैपिलरी वाले रीजन से ही बाहर निकलता है, हमेशा, ध्यान देंगे. ठीक, जितना निकलना था निकल गया, जितना ऑब्जर्व करना था एब्जॉर्ब हो गया, बाकी सब वापस जाने लगते हैं, वापस रिटर्न होने लगते हैं. इसके अंदर रिटर्न होने लगे, है ना. रिटर्न होने के बाद
कुछ फ्लूइड अभी भी बचे हुए हैं, मान के चलो ये रहा, ये कुछ फ्लूइड है जो कैपिलरी से बाहर निकले थे, कुछ अंदर चले भी गए, लेकिन अभी भी कुछ मटेरियल बाहर ही बचे हुए हैं। वो बाहर वाला मटेरियल एक दूसरा ट्यूब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, दूसरे पाइप को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ओके, दूसरे पाइप को फॉलो करने लगते हैं, और ये दूसरे पाइप के माध्यम से हार्ट में जाने लगता है। इसी दूसरे पाइप को हम लोग कहते हैं लिम्फ वेसल, इसको लिम्फ वेसल कहेंगे, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड लिम्फ। आरबीसी नहीं रहता है इसके अंदर, है ना, ये कहीं ना कहीं जाके वेन से कनेक्टेड रहता है। सो इस तरीके से ब्लड हमारे शरीर में मूव करते रहता है। हार्ट के पास ब्लड आएगा, हार्ट उसको कंटिन्यूअसली पंप करता रहेगा ताकि ये शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरे बॉडी में टिश्यूज के पास पहुंचता है, पूरे शरीर में टिश्यूज के पास, और टिश्यूज के पास जाने के बाद कैपिलरी से होते हुए मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है यहीं पे। यहाँ पे कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना है, यहाँ पे भी नहीं होना है, सिर्फ कैपिलरी वाले रीजन में ही एक्सचेंज होने हैं मटेरियल के। ध्यान देंगे, क्योंकि कैपिलरी का जो वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आके रिलीज हो जाएगा, जितना अब्सॉर्ब करना था कर लेगा, बाकी सब वापस जाने लगेगा। उसके बावजूद भी कुछ मटेरियल छूट जाते हैं, दोज मटेरियल्स फॉलोज अनदर पाथवे दैट इज कॉल्ड लिम्फ पाथवे। उसके अंदर फ्लूइड को लिम्फ कहते हैं, है ना। ओके, किसने पूछा था जी ये क्वेश्चन? सर हम पूछे थे। कुछ आइडिया मिल रहा है? हाँ कुछ सर। तो आइडिया मिला होगा, किताब पढ़ेंगे, है ना, किताब पढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि बहुत सारे हम टर्म्स ऐसे बोल रहे हैं जो आपके लिए नया हो, आपको उस चीज को समझने में टाइम लगेगा ना। तो किताब पढ़ेंगे और हमारे शब्द को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ओके यस सर। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि सर पढ़ाएंगे आपको उसी समय आ जाएगा, आ तो जाएगा मोटा मोटी हो क्या रहा है, लेकिन ये शब्द कहाँ से लाओगे? बाइक का स्पीड, म्यूचुअल वाल्व कैसे रिकॉल करोगे? पहली बार सुन रहे हो ट्राई का स्पीड, सेमिल्यूनर वाल्व, है ना। ओके, वेना केवा पहली बार सुनोगे, ओके, तो ये सब बार बार शब्द देखोगे, ये जो रिकॉल करोगे, सेमिल्यूनर स्टडी वॉल्व करोगे, है तब जाके पता चलेगा। हाँ जी सर, बोलो। सर ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है हाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी वाला है क्या? क्या क्या पल्मोनरी? आर्टरी वाला है, मतलब ये शुरुआत में पल्मोनरी आर्टरी की। नहीं समझ पा रहे, क्या पूछ रहे हो? सेमिल्यूनर वॉल्व किसकी शुरुआत में है? अच्छा, किसका शुरुआत है? सेमिल्यूनर वाल्व तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में भी हाँ है, यही पूछ रहा था। और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ ऑर्टा के भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है। ऑर्टा देख रहे हो ना? यस फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट पल्मोनरी, क्या है, आर्टरी ना। तो यहाँ पे भी एक सेमिल्यूनर वाल्व होगा। सेमिल्यूनर वाल्व का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। दिस इज सेमिल्यूनर वाल्व, इस तरीके से, है ना। 3 1 2 3 इस तरीके से रहते हैं, और इसी तरीके वाल्व आपका प्रेजेंट रहेगा अओर्टा के स्टार्टिंग में, अओर्टा का स्टार्टिंग में। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे ना तो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखता है। और ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इन दोनों के हाँ मतलब में फर्क, हाँ हाँ, इन दोनों का मतलब में फर्क, मतलब कि सुनता तो पहले से में फर्क नहीं पता नहीं, था। हाँ, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखोगे ना, जो ट्राइक का स्पीड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ऐसा लगेगा इसमें 3 दरवाजे हैं ना, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर 3 डोर प्रेजेंट है, ट्राई का स्पीड। ओके, और बाइक का स्पीड में क्या होगा, इस तरीके से होगा, दिस इज बाइक का स्पीड। ओके सर। ओके, इस तरीके से। हाँ, उसके अलावा और कुछ बता रहे हैं, जैसे कि ये रहा आपका हार्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हार्ट, ये हार्ट हो गया, ओके, है ना।
इसके लिए आसान क्या होगा? यहाँ पे डायग्राम में देखे होंगे, यहाँ पे कुछ हार्ट को इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है, देखो ना, इस तरीके से हार्ट रहता है। बाहर से देखोगे, आउटर एनाटॉमी देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, दिखेगा ना, बाहर वाला स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है ना। सो ये होते हैं आपके कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी साइनस। कोरोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल। हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाता है कोरोनरी आर्टरी, और ये हो जाएंगे कोरोनरी वेन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगे हार्ट मसल से इस चेम्बर के अंदर, ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर लेकर आएंगे। हम लोग कहते हैं ना हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, वो होता है उस समय जब हमारा कोरोनरी आर्टरी, ये जो कोरोनरी आर्टरी हम बना रहे हैं ना, वो ट्यूब जो ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट मसल के पास, वो चोक हो जाता है, चोक्ड हो जाता है। उसी के केस में हार्ट अटैक होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है या गेन कर रहा है? लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बॉय। उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता सर फिश में जो ये ओके, आपका क्लियर हो गया ये जो हार्ट वाला क्वेश्चन था, ब्लड सर्कुलेशन वाला? हाँ सर। ओके, चलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, हम पिछला बार भी बताए थे, वही क्वेश्चन पूछेगा आपके लेवल में। हार्ट हैज 4 चेम्बर्ड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, 4 चेम्बर हो गए। ये रहा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एरिया, है ना। यहाँ से इधर आया, इधर से ब्लड जाएगा किसके पास? प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स के पास, लंग्स के पास। लंग्स से प्यूरिफाई होके आया किसके पास? इसके पास। अब इससे ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये किसके पास जाएगा? कौन? इट विल गो टू व्हाट? ऑर्गन्स। टिश्यूज के पास जाएगा, है ना। टिश्यूज के पास से कैसा ब्लड आना है? डीऑक्सीजनेटेड आना है ना। इस तरीके से ये सिस्टमैटिक पाथवे हो गया। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से ये आपको याद रखना है, बस आपके लेवल का क्वेश्चन यहीं से आना है। ब्लड जो है टिश्यू को लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रोवाइड होता है। क्या क्या क्या? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रोवाइड होता है। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा इसका ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही स्टार्ट होता है ये, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर जा रहा है, ठीक ना, ये इधर आ रहा है इस तरीके से। क्वेश्चन आता है कि इसमें सिस्टमैटिक पाथवे कौन सा है और पल्मोनरी पाथवे, तो इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक पाथवे और इसको कहेंगे पल्मोनरी पाथवे। दिस इज आर्टरी, ये वेन या वेना केवा जो भी बोलो, ये हो जाएगा क्या? दिस इज व्हाट? पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन। ये पूछना है आपको, बस आपको यही पूछेगा और ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब ये लिथियम क्या है? इसका आउटर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आदित्य, क्वेश्चन व्हाई फिश हैज 2 चेम्बर्ड हार्ट ना? और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? ना इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आदित्य, यस सर। फिशेस ठीक है, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हैज 2 चेम्बर्ड लूज करने का। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो इसके लिए देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर ठीक ये है, लूज कर दिया पहले तो समझ लेते हैं 2 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या है। फील्ड हो जाएगा। 2 चेम्बर्ड हार्ट कहने का मतलब ऐसा हार्ट कंडीशन होगा, ठीक है, ऐसा हार्ट, हाँ ऐसा हार्ट का कंडीशन होगा जिसमें एट्रियम एक ही होगा। इट हैज ओनली 1 एट्रियम, है ना। एट्रियम एक ही है, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेन्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का जरूरत पड़ा बताओ तो? और वेनोसस, इसका वजह से क्या हो जाएगा? है ना। अभी प्लस होगा या माइनस होगा? तो यहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जा रहा है? गिल्स के पास चला जा रहा है, कि गिल से प्यूरिफाई होने के बाद ये किसके पास चला जा रहा है? टिश्यूज के पास, और टिश्यू से होते हुए फिर से ये
हार्ट में चला जा रहा है। सर ये वेनोसस और वेंट्रिकल एक ही चीज होता है? नहीं, आर्टरियम वेनोसस आपका वेंट्रिकल का प्रिमिटिव फॉर्म है, नॉन एडवांस्ड फॉर्म। ओके, आर्टरियम, हाँ, जिसमें पहले एट्रियम की जगह जो वेनोसस मेन हार्ट हमारा बनता है एट्रियम से, क्योंकि आर्टरियम के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जो ब्लड को पंप कर पाते हैं, वेनोसस के पास नहीं और वेन्यूल्स के पास नहीं। सो देखेंगे यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकला वो टिश्यू के पास गया, फिर टिश्यू क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज कर रहा है ना। सो देखा जाए फिर यहाँ कहीं ना कहीं आपको टिश्यू मिलेगा, TISSU टिश्यूज कहीं ना कहीं मिलेगा, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको टिश्यूज ही मिलना है ना। तो देखा जाए तो फिश के जो टिश्यूज है ना, fish tissues, they do not need much oxygen, do not need much oxygen, उनको उतना ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो उतना ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो इनका जो सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम है, वो मिक्स्ड टाइप है। किस तरीके का है? मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप कहने का मतलब ऑक्सीजन और CO2 दोनों मतलब ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में कैरिड आउट होता है उसके शरीर के अंदर, है ना। मिक्सिंग का मतलब है कि टिश्यूज के पास कम ऑक्सीजन पहुंचना, अब उतने ही ऑक्सीजन में अपना काम कर लेते हैं। इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं, इस चीज को कॉर्पोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन टर्म, वार्म ब्लडेड एनिमल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब बॉडी का, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहने का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेंटेन देयर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बाहर की सबसे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर चेंज होगा जैसे से बाहर का चेंज होगा, है ना। सो दिस एनिमल नीड 5 times लेस एनर्जी। हमसे कंपेयर करेंगे ना तो इनको 5 गुना कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। तो जब 5 गुना कम एनर्जी चाहिए तो 5 गुना कम ऑक्सीजन भी चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, मिक्स्ड ब्लड आ रहा है कि या फिर प्योर ब्लड आ रहा है ना। तो उतने में उसका काम चल जाता है, मिक्स ब्लड से ही उसका काम चल जाता है। मिक्सिंग होने से भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो उस तरीके से अडेप्ट कर चुका है, अडेप्ट कर चुका है, ये बोल सकते हैं। ओके, और एनाटॉमी पे जाएंगे तो बोलेंगे भैया इसका हार्ट दिल से बहुत दूरी पर प्रेजेंट है, और भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन इसका एक लाइन में एक्सप्लेनेशन यही है कि फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, it need less energy which can be fulfilled by mixed blood also। बस एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना। यही कंडीशन होगा आपका इसके ऊपर वाला ग्रुप। फिशेस के बाद क्या आते हैं? एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। ओके, दे नीड लेस एनर्जी, हमसे एव्स और मैमल से दे नीड 5 times लेस एनर्जी। तो उनका ब्लड मिक्सिंग भी हो तो कोई टेंशन नहीं, सरवाइव कर जाते हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ जी। हाँ बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से समराइज करा दीजिए ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स जानना होगा ना उसमें, तो रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला जानना है ना आपको? यस सर। या फिर रेस्पिरेशन जानना था, ग्लाइकोलाइसिस वाला? रेस्पिरेटरी जानना था। मतलब क्या, सांस कैसे लेते हैं, रिलीज करते हैं, वो जानना है आपको? यस सर। लंग्स के बारे में, लंग्स के बारे में जानना है ना, तो बोलिए हमें जानना है ब्रीदिंग प्रोसेस, ठीक ना। ब्रीदिंग BREETH, स्पेलिंग सही है देखो तो, स्पेलिंग गलत है? होता है स्पेलिंग बोलेंगे जरा स्पेलिंग। BREATHIN, सही है। अब यस सर। अब सही है ये, सही हो गया ये।
ओके चलिए ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? फॉर ब्रीदिंग व्हाट वी नीड, ठीक है, ब्रीदिंग सिस्टम इंक्लूड्स a nose and a लूज अगेन pair of nostril, बैलेंस ठीक है। एल्यूमिनियम उसके बाद क्या चाहिए फिर बताओ, कमान उसके बाद क्या चाहिए, नोज चाहिए, उसके बाद फेरिंग्स बन रहा है, फेरिंग्स, उसके बाद कहाँ जाता है, ग्लोटिस में जाएगा, बैलेंस क्या हो गया ओके। इसका? ग्लॉटिस के बाद ब्रॉन्च है, ब्रॉन्च के बाद ब्रॉन्शियल्स, ग्लोटिस क्या होता है, कमान, ब्रोंचियल्स व्हाट इज ग्लोटिस, व्हाट इज ग्लोटिस? अब ये at the the separation of pharynx and larynx, the opening of pharynx is known as glottis. ग्लोटिस, व्हाट इज ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस? अगर ये लूज करेगा तो कितना लूज करेगा ये? सर एपिग्लॉटिस वो कार्टिलेज होता है जो हम लोग खाते हैं और सांस लेते हैं तो कवर करता है, विंड पाइप होता है, उसमें खाना नहीं चल जाए। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लोटिस। और एपिग्लोटिस का मतलब फ्लैप, एपिग्लोटिस इज द फ्लैप, ढक्कन है, एपिग्लोटिस एक ढक्कन है, ग्लोटिस एक एंट्री पॉइंट है। ओके, आफ्टर एपिग्लोटिस क्या आएगा, लूज भी करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन ट्रेचिया दोनों के इसमें इसका बैलेंस ही 4 है। या लैरिंग्स, कम ऑन टेल मी, लैरिंग्स, ट्रेचिया, बताओ ट्रेचिया, रिंग्स ठीक ना, इस तरीके से। ओके, एटमॉस्फेयर से एयर इसके पास आया, इधर से सॉरी फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से ग्लोटिस, लैरिंग्स, फिर होते हुए ट्रेचिया, एंड फ्रॉम ट्रेचिया इट रीचेस व्हाट, क्या हो जाएगा? लंग्स, है ना, लंग्स में रीच कर जाते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर कार्टिलेज लंग्स। का रिंग सिस्टम होता है उसमें भी तो जाता है। हाँ क्या क्या जो कार्टिलेज का रिंग सिस्टम होता है उसमें भी जाता है, सी कार्टिलेज जाता है शेप्ड, रिंग हाँ सी सिस्टम। शेप्ड रिंग स्ट्रक्चर क्यों रहता है, ये पूछ रहे हो ना, बताएंगे क्यों रहता है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर लंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम रहता है लंग्स का, रहता है ना जी। हम पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप लोगों को सिर्फ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करेंगे, ओके। इस तरीके से रहता ये तो ऑलरेडी लोगों है ना। इसके अंदर फाइन करके देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं ना, एल्वियोली, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, एल्वियोली रहेगा। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, दिस इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट, लूज अगेन रिब्स ना, और यहाँ पे एक लंबा सा हड्डी रहेगा जिसको स्टर्नम कहते हैं। यदि साइड से देखेंगे, साइड से स्ट्रक्चर देखेंगे हम अपने लंग्स का, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैल्शियम का बताओ। ये भैया स्टर्नम है, इस तरीके से, है ना, ये स्टर्नम है, ये मेटल है या नॉन मेटल ये है? रिब्स है, ओके, ये रिब्स है। डायग्राम देखेंगे बुक में, या फिर हम जो बता रहे हैं उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। देख लो किसी में डाउट है हाँ। बैलेंसिंग में? हाउ वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, मोटा मोटी आपको यही जानना था कि हम सांस कैसे लेते हैं, ओके। हाउ वी ब्रीथ, ब्रीदिंग के लिए क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओके। हाँ, मान के चलिए ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा कैविटी है, थोरासिक कैविटी है, अपना चेस्ट वाला रीजन है ना, चेस्ट वाला रीजन, यहाँ पे भी एयर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होगा, है ना, एयर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। अब मान के चलो बाहर का एयर को हमें अंदर इनहेल करवाना है, इनहेल करवाना है, इनहेलेशन मतलब ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन, अब हम लोग फिजिकल इनहेलेशन। सो होना क्या होता है इनहेलेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान बाहर का एयर को लंग्स के अंदर लेना होता है। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू, वी एक्सपैंड दिस एरिया, हम इस एरिया को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, हम अपना थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, हम अपना थोरासिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं,
with the help of, we do this with the help of external intercostal muscle. Intercostal muscle पढ़े होंगे किताब में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, है ना। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके चलते हमारा जो चेस्ट है वो इतना साइज का वो एक्सपांड हो जाता है इतने साइज में। नाउ टेल मी, एयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, एयर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ये जब एक्सपैंड कर गया तो इसके अंदर का प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? इसके अंदर जो प्रेशर था उस पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा? कम टेल मी। घटेगा। जब ये वेरी गुड, इसका एरिया बढ़ रहा है ना, ऑब्वियसली प्रेशर घट जाएगा। कंपैरेटिवली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? बाहर का प्रेशराइज्ड एयर हायर हमारे कंसंट्रेशन से लोअर लंग्स के कंसंट्रेशन। अंदर, यस, लंग्स के अंदर आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। हम लोग इनहेलेशन कर रहे हैं अभी। एयर का कंपोजिशन पता है ना? अरे यार, इनहेलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग इन, इनहेलेशन, ठीक। तो क्या होगा? हमने एक्सपांड करा अपने थोरेसिक वॉल्यूम को, बढ़ाया, जिसके चलते प्रेशर कम हुआ और एटमॉस्फेयर पे हायर प्रेशर था, एयर हमने अपने लंग्स के अंदर आ गया। दिक्कत क्या है? इस चीज को वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है जी? डायफ्राम क्या होता है? और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखो ना, ये रहा डायफ्राम, यस सर। DIPHRAGM, डायफ्राम है। सो डायफ्राम भी देखो क्या होता है, जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं ना, ये बाहर की ओर होगा, ये बाहर की ओर होगा, ये बाहर से एक्सपैंड करेगा और ये अंदर नीचे की ओर जाएगा। अब जैसे ही आप अपने चेस्ट पे हाथ रख के सांस लेने की कोशिश करिए, तो क्या होगा? आपका जो छाती है वो थोड़ा सा बाहर की ओर और माउथ की तरफ ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है ना। ये बाहर की ओर और थोड़ा इस डायरेक्शन में उठने का कोशिश करता है, और डायफ्राम आपका नीचे चला जाता है, जिसके चलते ओवरऑल आपका थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है। उसके चलते, प्रेशर घटने के चलते बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है और वो आसानी से हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। ध्यान देंगे, इनहेलेशन प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च होता है इसमें, एटीपी खर्च होता है मसल्स को एक्सपैंड करने में, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने में। ओके, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, अब क्या होगा? मान के चलो एक प्लास्टिक है, उसको रबड़ है, उसको खींच दिया, छोड़ देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ जरा? छोड़ देंगे तो क्या होगा? छोड़ देंगे तो क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा ना। जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, पेज ऊपर करिए ना क्या क्या? सर, पेज एक और पूरा ऊपर करिए ना, सारे जितना क्लासेस स्टार्ट हुआ है कहाँ से? सर। जब से अभी ऑनलाइन क्लासेस सभी कर रहे हैं। बाद में करते हैं, ठीक है। ये पहले देख लो ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देख लो जरा, ये देख लो, ठीक है, हम कर देंगे बाद में। अभी हम लंग्स का, ये थोरेसिक कैविटी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, क्या बोल रहे थे? फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लंग्स ये था, कॉन्ट्रैक्शन के चलते इसका वॉल्यूम इतना हो गया ना, कितना हो गया था? कॉन्ट्रैक्शन के चलते मसल कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। अब मान के चलो किसी भी रबड़ को खींचते हैं तो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक इलास्टिकल कॉइल। अब मान के चलो फिर से हमारा लंग्स, थोरेसिक कैविटी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, तो इसके अंदर एयर प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी, क्या होगा? What will happen?
व्हाट विल हैपन? सर घटेगा। वेरी गुड। ये मेरा गलत फहमी है। अरे भैया मान के चलिए, ये रहा हमारा लंग्स का कैविटी, लंग्स एरिया का कैविटी, थोरासिक कैविटी, CHORACIC कैविटी। हमने जोड़ लगा के क्या किया, इसको एक्सपांड करवा दिया, इसका वॉल्यूम हमने बढ़वा दिया, ठीक है। बढ़ गया था तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो गया था, प्रेशर घट गया था ना इसके अंदर का प्रेशर। सो घटने के चलते बाहर से एयर आसानी से अंदर चला गया था, आसानी से एंटर कर गया था। अब जैसे ही हम अपने मसल्स को रिलैक्स कर दिए, मसल्स को रिलैक्स करेंगे तो फिर से हमारा थोरेसिक कैविटी का साइज क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा ना। तो घटेगा, यदि यहाँ पे मान चलो घट गया तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? आदित्य तुम बताओ जी। आदित्य तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यस, नॉर्मल प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने के चलते क्या हो जाएगा, एयर विल एक्सपैंड आउट और एक्सेल आउट। इसी को हम लोग कहेंगे एक्सलेशन। सिंपल सा प्रोसेस है यार, ठीक है। पढ़ के नहीं आए हो तुम, बोल रहे पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ के आओ तुम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला टॉपिक, उसके बाद पूछना। चलो कुछ टर्म्स बता दिए हैं, फिर से पढ़ना और फिर से पूछना। पढ़ के आओगे ना तब और अच्छे से क्लियर होना है। मोटा मोटी यही होता है। फिर से पढ़ के आओगे और क्वेश्चन पूछोगे, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये हम मोटा मोटी 2 क्लास में समझाते हैं, इतने शॉर्टकट में नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जी। बताया कि चार्ज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स, एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा। सर एक्सक्रीशन समझा दीजिए। इतना दूर पहुंच गए अभी तुम लोग, एक्सक्रीशन में क्या समझना, टॉपिक मत बोलो यार, टॉपिक में जो डाउट है वो बोलो। एक्सक्रीशन में पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है यार, अब पूरा किडनी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनाटॉमी बताना पड़ेगा। तो क्या पढ़े हो, क्या नहीं समझे हो? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जानना है, हाँ ये बोलो, इस तरीके से बोलना है। हम बोलोगे सर बड़ा पढ़ा दो तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और वो पॉसिबल भी नहीं होगा। चलो नेफ्रॉन देखते हैं। नेफ्रॉन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। क्या क्या हम करेंगे, कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हम सोच रहे हैं इस पे टैप पे ही करेंगे, पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। रुको आज बात करते हैं। नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है देखेंगे। सॉरी, किडनी का स्ट्रक्चर नहीं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तरीके से जिसको नाम है बताते चलेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इस तरीके से कौन सा चार्ज आएगा बताओ तो, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कौन सा चार्ज आएगा, क्लास बताओ होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कौन सा चार्ज आता है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम मेटल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से 281, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बताओ तो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस, प्लस, कितना प्लस आएगा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 प्लस आएगा। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 माइनस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 माइनस। बात समझ में आ रहा है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर दिया तो ये 2,8 बन गया। अब 2,8 बन गया तो अब ये इस तरीके से न्यूट्रल रहा क्या, ओके। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 चार्ज।
क्या बोलेंगे उसको, देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ये सर बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं उसको, लाल है एफरेंट, सर। प्लस, हाँ हाँ ठीक है। तो देखोगे 1 जो है बहुत जगह नहीं लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे सिंपली Na+ भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 1 अंडरस्टूड होता है। अगर सिर्फ एक प्लस चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब वहाँ पे क्या इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं मेहनत करवा रहा है तुम लोग। 1 के इसको क्या अलावा कहेंगे, कोई रहेगा 2 या 3 तो वो एफरेंट आर्टरी। ठीक है। समझ में आया? तो अभी और 1 इसको क्या कहेंगे, एफरेंट आर्टरी। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो उसको क्या माना जाता है, प्लस 1 ही माना जाता है। ओके ठीक है। हाँ, अब ये बताओ एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी। ब्लड यहाँ से आ रहा है, ओके, ब्लड यहाँ से आया। सो देखिए होता क्या है, ये यहाँ गया, क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? ये यहाँ गया और यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या देखते हैं। करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर, प्लस या माइनस? प्लस। यहाँ पे कैपिलरी को जन्म देगा ये। मेटल जनरली क्या बनाएगा, केटायन बनाएगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है, होने की कोशिश करेंगे। उसी तरह भी बताना, मैग्नीशियम को बताओ तो जब इसमें 282 है। अब बताइए मेटल है या नॉन मेटल? मेटल। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सो आर्टरी गया, आर्टरी देख रहे हो ना, दिस इज आर्टरी, ये आर्टरी गया और बाहर क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा जी, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना इससे बाहर, वेन निकल गया, देखो तो, है ना। है। और ये कैपिलरीज हो गए, ये जो बना रखे हैं ना ये वाला पॉइंट, ये कैपिलरी हो गया। चलो करते हैं नोमेनक्लेचर, नामकरण करते हैं। ओके, दिस कैप्सूल इज कॉल्ड व्हाट, इस कैप्सूल का नाम क्या दे रखे हैं, बोमेंस कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल। ओके, और इसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहेंगे इसको। हाँ, इसको क्या कहेंगे, दिस इज उसके कॉल्ड, अंदर होता है वैसे। हाँ बताएंगे, सबको बताएंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। और इसको क्या कहेंगे, इसको, दिस इज कॉल्ड DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लूप ऑफ, लूप ऑफ क्या, लूप ऑफ व्हाट, लूप ऑफ हैनली। हाँ, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कौन सा असेंडिंग कौन सा डिसेंडिंग, कम ऑन। सर यहाँ पे ब्लू वाला ये आर्टरी दिखा रहा है ना, ब्लू कलर। डिसेंडिंग लूप और ये असेंडिंग लूप। ओके, आर्टरी यहाँ पे ग्रीन और लाल से शो किए हैं, ठीक है, ग्रीन और रेड से शो, है ना। सो ये जो ब्लू दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लू जो दिख रहा है उस पे ध्यान दो, ये जो ब्लू बना रखे हैं ना ये वाला, इस पे ध्यान दो, इस पे इस पे इस पे इस पे, ओके, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर चलता है, इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, सीडी कलेक्टिंग डक्ट। ओके आदित्य, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट स्ट्रक्चर एक नेफ्रॉन का, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये हो गया। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। यस सर। होता क्या है, ये वाला रीजन से, ये देख पा रहे हो, ये वाला रीजन देख पा रहे हो ना, ग्रीन कुछ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, यस सर। येलो, इस वाले रीजन से ब्लड, इम्प्योर ब्लड बोल सकते हैं, इम्प्योर ब्लड आता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एंटर करने के बाद ये एक नेटवर्क बनाता है, किसके अंदर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। बाउमन्स कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क से होते हुए बहुत सारे फ्लूइड, ब्लड से फ्लूइड बाहर लाल निकलते वाला हैं। आर्टरी है ना? कौन सा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ लाल बोलो वाला कौन सा, आर्टरी है ना? लाल वाला, हाँ दिस इज आर्टरी, और ये रेड ना, ये ना, ये वो इसके बारे में इंट्रा पूछ रहे ब्लड किससे ले रहा है? हो, इसके बारे में पूछ रहे हो ना, दिस वन यू आर आस्किंग अबाउट यस दिस। सर। हाँ दिस इज आर्टरी, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। सर लेकिन फिर पल्मोनरी आर्टरी छोड़ के बाकी सारा पल्मोनरी से हमको आर्टरी लेना देना नहीं है, पल्मोनरी शब्द हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, पल्मोनरी नहीं,
पल्मोनरी कहाँ से आ लेकिन गया यहाँ आर्टरी पे? में तो मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है ना, क्या क्या? ये इम्प्योर कैसे है? ये इम्प्योर कैसे अरे यार, है यहाँ इम्प्योर पे? कहने का मतलब इम्प्योर, हम इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड हम पल्मोनरी में यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योरिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट? समझे? समझे? यस यस। ओके, हाँ, रेस्पॉन्ड करते चलेंगे, नहीं तो दिक्कत होता है। ओके, सो कहाँ पे थे? यहाँ से ब्लड आया, ठीक ना, आ रहा है आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है? फाइन नेटवर्क प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस से होते हुए मान के चलिए छन्नी है, ग्लोमेरुलर जो है ना वो छन्नी है, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा होता है। होता क्या है, बहुत सारा मटेरियल्स इसके अंदर चले जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। ये जो ब्लू वाला है ना, बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स चले जाते हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, केराटिनिन होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, हार्मोन्स होता है, अमीनो एसिड होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ओके, आयंस होते हैं, ये चला गया इसके अंदर, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये सब मटेरियल इसके अंदर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। दे आर मूविंग हियर, पीसीटी में मूव कर रहे हैं सब। यहाँ से मान के चलो, यहाँ से मान के चलो ब्लड एंटर हो रहा है, ठीक ना, ब्लड एंटर कर रहा है, कुछ मटेरियल इसके अंदर गया और कुछ फिर से ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं, मतलब वो बाहर नहीं निकले। कहने का मतलब यदि 1 लीटर आप यहाँ से ब्लड डाल रहे हो ना, तो मान के चलो 300 ml इधर चल रहे हैं, बाकी 700 ml इसके अंदर है, इसके अंदर है, बाकी 700 ml इसके अंदर है। मोटा मोटी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा कुछ डाटा फिक्स नहीं है, डाटा वो सही नहीं है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। 1 लीटर यदि यहाँ से आ रहा है तो 700 ml मान के चलो इधर चला गया, और बाकी 300 ml इधर से एक्सचेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब ये रहा, ये रहा, ठीक है, इधर 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 इधर, ठीक है। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट कहते हैं इसको, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर चुका है। अब क्या होता है, जितने भी यूजफुल मटेरियल्स हैं हमारे शरीर के लिए, जितने भी यूजफुल मटेरियल्स हैं वो यहाँ से रिलीज आउट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, और निकल के कहाँ जाएंगे? निकलने के बाद दे एंटर्स इनटू दिस कैपिलरी, ये कैपिलरी का पार्ट बन जाते हैं, कैपिलरी में एंटर करने लगते हैं, है ना। 90% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। 90% चीजों का रीअब्जॉर्प्शन इसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है ना। अब चलिए अब चलिए यहाँ पे आते हैं, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी निकल पाता है, और वो पानी निकल के कहाँ जाएगा? कैपिलरी में चला जाएगा। अब आते हैं हम असेंडिंग में, असेंडिंग में सिर्फ सॉल्ट निकल पाता है, सोडियम, कैल्शियम, ठीक ना, सिर्फ सॉल्ट निकल पाता है, पानी नहीं निकलता। so, पानी सोडियम सॉल्ट निकलेगा एंड दे बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर कैपिलरी। और आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में। सो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में सॉल्ट भी निकल सकता है, पानी भी निकल सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी। और निकलने के बाद कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर चला जाएगा, ये इसका अंदर मतलब कैपिलरी के अंदर। और भी देखो, यहाँ से हाँ, यहाँ पर आ गया, या फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया। अब इस फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन बोल सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेट जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा देन हम यूरिन शब्द यूज करेंगे। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी निकल सकता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी निकल सकता है, और वो पानी कैपिलरी का पार्ट बन सकता है। सो ये इस तरीके से काम करता है आपका किडनी, नेफ्रॉन्स। सो पढ़ेंगे, किताब आपके पास है ना ईशान? ईशान लिए हो? आदित्य? नहीं सर, मैं बायोलॉजी भी ले रहा हूँ 11th ईशान, में। ईशान जो भी क्या क्लास 10th में नंबर नहीं लाने हैं क्या? लाने हैं सर। तो खरीदो किताब, ठीक है सर। उसमें पढ़ो, नहीं तो कोई भी हम लोग का जो बुकलेट है उसको पढ़ो प्रिंट आउट करके, है ना, पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है ना।
नया चीज Yes, किसी के सुनने पे आपको हमेशा के लिए 2 घंटे के बाद नहीं याद रहेगा तुमको। जब तक अपने से नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आना है। इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से सुना हुआ किडनी था, लेकिन फंक्शन खाली करता एक ऑर्डर चाहिए था नेफ्रॉन में। है। हाँ, मोटा मोटी पता चल गया ना कि इस तरीके से काम करता है। यस सर। नेक्स्ट, अरे तुम ही दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है जी। हाँ, सम बॉय वाज आस्किंग कि सर ऊपर से एक बार हम स्क्रीन दिखाइए। वाज दैट कहाँ चला गया वो? लो देखो जी, स्क्रीन ये रहा आज का लेक्चर। आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है आपको, क्योंकि आपका तो ये डाउट था नहीं। जो डाउट वाले हैं उन्हीं के लिए होना है ये। बताएंगे फिर से आप लोग का, हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। रुको कुछ दिन में हम बनाते हैं उसका प्रोग्राम। एक्चुअली वी डोंट हैव रिसोर्सेज ना, तो रिसोर्सेज थोड़ा रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुम हो रखा है अपने पास। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगला डाउट, अगला डाउट। अगला डाउट। के तुषार, ईशान, अंजना, आदित्य, अक्षत। पढ़ के यार डाउट पूछो। अच्छा तुम लोग दिन भर करते क्या हो पहले ये बताओ। क्लास 10 क्या करते हैं जी तुम लोग दिन भर? हम लोग के पास तो 4-4 6-6 क्लासेस होते हैं, तो हम लोग क्लासेस तैयारी करते हैं भैया किस तरीके से लेना है, पैड पे लेना है, वीडियो बनाना है, नोट्स बनाना है। वी आर बिजी इन दैट। तुम लोग क्या करते रहते हैं? स्कूल का भी क्लास अटेंड करना है, कोचिंग का भी क्लास अटेंड करना है, उसमें बिजी रहता होगा तुम। पूरा क्लासेस बंद है, कहाँ का क्लासेस बंद है? स्कूल का। क्यों? पता नहीं, छुट्टी भी है 17 तारीख तक। अच्छा 17 तक छुट्टी है, उसके बाद स्टार्ट तो होना है ना। हाँ। ठीक 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 ठीक। ये देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यही हम बनाए थे अभी। अधूरा स्ट्रक्चर है इसमें ये। ये स्ट्रक्चर था। वसा रेक्टा, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। इसी को कैपिलरी कहा जाता है। तो ऋषि को समझा देते ज्यादा सही रहता। अब पता चल रहा है ना कि इसमें समझाते तो स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी तो जानना जरूरी है ना। आपको अब लग रहा है, देखिए एक होता है कि हम बना बनाया डायग्राम आपको दिखा देंगे, एक है कि हम आपके सामने बनाए। सामने बनाते हैं तो पता चलता है कि हाँ कर क्या रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, ये देखो स्ट्रक्चर, इसमें कुछ लिख सकते हैं, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं इसमें तो। देखो इसमें एफरेंट आर्टरी, क्वेश्चन यहाँ से आता है। एफरेंट आर्टरी देख रहे हो ना, AFFERENT देख पा रहे हो? यस सर। एफरेंट आर्टरी डायमीटर इसका देखो वाइड है, और एफरेंट आर्टरी का डायमीटर छोटा है। देख रहे हो? हाँ यस सर, वाइड क्वेश्चन, नैरो। हाँ क्वेश्चन पूछता है क्यों है ये, क्यों है ये। अच्छा मान के चलो जो एफरेंट आर्टरी है वहाँ का प्रेशर और एफरेंट आर्टरी का प्रेशर डिफर करेगा ना। यस सर। डिफर करेगा ना, यस तो बोल सकते हैं ना, तो ये जो ग्लोमुलर है इसका प्रेशर ज्यादा होगा, ग्लोमुलर एरिया में बोल सकते हैं ना प्रेशर ज्यादा होगा। यस प्रेशर ज्यादा होने के चलते मटेरियल स्क्वीज आ जाएंगे, स्क्वीज आउट हो जाएंगे, बॉमन्स कैप्सूल में चले जाएंगे। ये रीजन है ना, ये रीजन। तो देखो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल से यहाँ से पानी निकलते जाएंगे।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से ऑलमोस्ट सारी चीज निकल जाता है, 90% चीजें निकल आती है। असेंडिंग लूप से सिर्फ पानी निकलेगा, सॉरी डिसेंडिंग लूप से सिर्फ पानी निकलेगा, और असेंडिंग लूप से सिर्फ सॉल्ट निकलेगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से पानी भी निकल सकता है, सॉल्ट भी निकल सकता है। कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकलता है। इस तरीके से तो पढ़ोगे, किताब मिला हुआ है या फिर कोई भी किताब पढ़ोगे और फिर पूछोगे डाउट, यार वही चीज हम यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ऑब्वियसली वो डिजिटल है, हम अपने हाथ से बना रखते हैं, डिफर तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जी। सर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसेस, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म पायरुवेट एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, सो वो प्रोसेस समझ नहीं आया। ठीक ना, ये ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज, ग्लूकोज में प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसमें कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, है ना। अब दिस पायरुविक एसिड में फॉलो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक भी फॉलो कर सकते हैं और एनाएरोबिक NAEROBIC भी फॉलो कर सकता है। एनाएरोबिक फॉलो करेगा तो क्या होगा, पायरुवेट, ओके, पायरुवेट क्या बनाएगा, पायरुवेट के पास कितने कार्बन होते हैं, पायरुवेट के पास कितने कार्बन होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक ना। इट कैन फॉर्म ईदर अल्कोहल और एसिड। क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा या फिर अल्कोहल बनाएगा, यही ना। बताते हैं एसिड कैसे बनाता है। सो एसिड, एसिड वाला बताते हैं यहाँ पे हम। पायरुवेट, इतना लंबा चौड़ा आप लोग को नहीं पढ़ना। कोएंजाइम ए जुड़ेगा इसमें, और हम लोग को अल्कोहल वाला पार्ट भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट इथेनॉल, है ना। कोएंजाइम ए जुड़ेगा, फिर बाद में ये कन्वर्ट हो जाना है किस में, एसिटिक एसिड में और एसिड में। ठीक, वेट आप लोग का लेवल का बता रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे 3 माइनस वाला जहाँ पे लिखा है ना, माइनस 3 वाला, इसमें एक और ऐड कर दो, रिएक्शन दिखा रहा हूँ तुमको, रिएक्शन ही देखना था ना। यस तो वो प्रोसेस नहीं समझ आया सर। फर्मेंटेशन ड्यू टू पायरुवेट। रिएक्शन पूछता नहीं है यार, आप लोगों को बस ध्यान में रखना होता है कि हुआ क्या है वहां पे। लैक्टेट, इथेनॉल। चलिए, जैसे कि यहाँ पे है आपका पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए लगा और यहाँ पे जुड़ता है NaTH2, लिबरेट होता है NAD, बस हो गया, बन गया एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, ये एसिड बन गया, खत्म करते हैं। आगे बताते हैं अल्कोहल वाला रिएक्शन, आपकी किताब में दिया ही होगा। पायरुवेट VAT, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, देखते हैं।
यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड ना, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होना है NaDH2 का, NAD में कन्वर्ट होगा और NAD क्या? दे आर रिड्यूसिंग पावर्स, इथेनॉल बन गया, बस यही है। तो इसमें आपको जानना क्या है, So इसमें how जानना, हाँ 6 carbon molecules turns to 3 carbon molecules and हाँ energy is ये तो released? पूछो ना, ये पूछो ना कैसे होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल कैसे 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, C6H12। तो तुम ये पूछ रहे हो यार कि क्या हो रहा है फर्मेंटेशन में। C6H12O6 इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। ओके, सो ग्लूकोज इट अंडरगोस ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को करने के लिए कितने स्टेप लगते हैं, 10 स्टेप्स लगते हैं, है ना। तो देखिए जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ओके। एनर्जी चाहिए होता है इसके लिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, देन ये आइसोमराइजेस होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, देन दिस स्प्लिट्स इनटू 6 कार्बन स्प्लिट्स इनटू 2 कंपाउंड जो कि आइसोमर्स होते हैं 3 कार्बन ईच, PGAL में और DHAP में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों में स्प्लिट आउट होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ये दोनों टूट जाते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और यहाँ पे एंजाइम काम करता है इनोलेज एंजाइम काम करता है यहाँ पे, बस हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाला ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता है, ये भी आगे की ओर बढ़ता है, ये दोनों आइसोमर है, तो हम ये वाला रिएक्शन आगे की ओर कैरी करें या फिर ये वाला रिएक्शन आगे की ओर कैरी करें, दोनों का मतलब सेम है। So both these terms ये क्या होता क्या? सॉरी So enzyme क्या क्या सर ये अल्डोलेस, PGAL सब ये क्या होते हैं? ये एक शुगर मॉलिक्यूल से, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ना, सॉरी शुगर sir. मॉलिक्यूल्स नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है फॉस्फो, ये जो एस PHO CLY CRAL D डी एल्डिहाइड है, ये एसीटोन फॉस्फेट कीटोन है ये, ठीक है, ये कीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और इसमें कीटोन रहता है। Okay sir. ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल तो बस ये है अपना शुगर, ये शुगर है, रिएक्शंस के बाद ये शुगर नहीं रहता है, तो ये आप लोग को 10 स्टेप पढ़ना नहीं है, जैसे कि हम आपको बता दें यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, ये आपको 11th में पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। ये देखिए, ये रहा ग्लाइकोलिसिस, देख पा रहे हो, दिख रहा है ना स्क्रीन पे, Yes sir. ये 10 स्टेप होते हैं, तो ग्लूकोज स्टार्ट हुआ, 10वें स्टेप में जाके ये कन्वर्ट हो जा रहा है पायरुवेट, देख पा रहे हो ना। Yes sir. और स्प्लिट कहाँ पर हो रहा है, देखो एल्डोलेज की मदद से, इनोलेज कहीं और लगता है, एल्डोलेज की मदद से ये स्प्लिट कर जाता है दो में, ठीक है, DHAP में और PGAL में, तो ये स्टेप आपको
क्लास 11 में जानना है, यहाँ पे नहीं जानना है। तो समझ में आ गया ना कैसे ग्लूकोज जो 6 कार्बन का होता है 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। Yes, तो आइडिया sir. मिल गया ना। हाँ, तो ये स्प्लिटिंग रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज एंड एनर्जी जनरेशन फेज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसीडर्ड एज मास्टर ग्लैंड। वहां तक पहुंच गए जी तुम लोग, वेरी गुड, अच्छी बात है यार। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, और इसका फंक्शन यही होता है कि ये इस तरीके का हार्मोन रिलीज करे, इस तरीके का हार्मोन रिलीज करे जो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करे, दूसरे बहुत सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ओके, पिट्यूटरी आल्सो रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, सोमैटोट्रोपिन, इसके चलते हाइट बढ़ती है। ओके, आपके पास लिस्ट होगा, देखो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। मोटा मोटी पिट्यूटरी ग्लैंड इज मास्टर ग्लैंड which releases hormones, and that hormones controls and regulates the functioning of other glands. Okay. और क्वेश्चन आता है क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। नेक्स्ट, 10th में आता है क्वेश्चन किसका? यस, who uttered just now? ये वाला क्वेश्चन 10th में आता है। कौन सा? What is the function of pituitary gland? Yeah, Yes, it is sir. there. Yes, it is there. It is there in that chapter, brain वाला चैप्टर में कौन सा है। चैप्टर में? ब्रेन, अच्छा, ब्रेन वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आपका, एंडोक्राइन सिस्टम में होगा ये, एंडोक्राइन में होगा, बहुत बाद में आएगा वो। करते हैं सिस्टमैटिक, पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा देखो मटेरियल मिल जाए तो, है ना। पूछते रहो तुम लोग, ऐसे पूछते रहोगे ना यार, पढ़ पढ़ के आओ, पूछो, डेली भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। सी, इस लॉकडाउन में सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तुम भी बैठे हो, लेकिन तुम थोड़ा मेहनत कर दोगे ना तो दूसरों से आगे चले जाओ, ये बेनिफिट है। सर हाँ बोलो जी। एंडोक्राइन और एक्सोथर्मिक इसमें कर दिए डिफरेंस। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ये तो बताएगा, आदित्य बताएगा, ये बताओ जी। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, आदित्य नहीं बताया पिटाई कर देंगे तुमको हम अभी। सर्वाइवल पे कीजिएगा। ओके, एंडोक्राइन कहने का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, है ना, अपना प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्टली रिलीज कर देना है ब्लड में। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड वेसल गुजर रहा था, ठीक है, ये सेल्स थे एंडोक्राइन के, ये सेल्स थे, तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और तुरंत ब्लड में ड्रेन कर दिया ना, इंतजार नहीं करता है, रुकते नहीं है लोग, स्टोर नहीं होते, डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं ब्लड में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड ना। कोई थैला नहीं है जिसमें वो स्टोर करके रखे, नो स्टोरेज हियर, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। ओके, प्रोड्यूस हुआ और तुरंत ब्लड वेसल में पोर कर दिया। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट को बनाएगा और स्टोर करके भी रखे। फॉर एग्जांपल इसने प्रोडक्ट बनाया और स्टोर किया, ठीक है, और यहाँ से मूव करेगा उस समय जब इसकी रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ से ट्यूब से होते हुए, पाइप से होते हुए साइट ऑफ एक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लीवर की बात करें, लीवर अपना प्रोडक्ट गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है, जिसमें जरूरत पड़ेगा तब जाके वहां से सीक्रेट होता है, जाएगा। लेकिन पिट्यूटरी हो गया, तुरंत हार्मोन रिलीज करेगा, तुरंत ब्लड में चला जाएगा, तुरंत उसका एक्शन होगा, है ना। जैसे कि हमको सांप दौड़ा दिया, कुत्ता दौड़ा दिया, तो हमारा पिट्यूटरी मैसेज दिया भैया एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रेनलिन रिलीज किया, तुरंत एड्रेनलिन चला गया हमारा ब्लड में, वो ब्लड हमारा हार्ट रेट बढ़ा दिया, सांस लेने की टेंडेंसी बढ़ा दी, हम भागने लगे। सो ये एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड,
तुरंत बनाया, तुरंत ब्लड में चला गया। एक्सोक्राइन डक्ट फुल ग्लैंड कहते हैं, डक्टस ग्लैंड कहते हैं, स्टोरेज करेगा है? और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ज्यादातर आपका एंजाइम्स हो सकते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंसेस हो सकते हैं, okay? और एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन में ज्यादातर हार्मोन्स रहते हैं। ठीक है। Function of cartilage in the so in the passage इन द पैसेज ऑफ एयर ना, of ये आदित्य air. तुम्हारा क्वेश्चन था ना जो हम बता नहीं पाए थे उसे। ये ना, ये कार्टिलेज हमारा रिंग कार्टिलेज सिस्टम, जो सिस्टम किसके बारे में बोल रहा हूँ? कौन सा कार्टिलेज? शी शेप्ड कार्टिलेज ना। हाँ यस Yes, सर, sir. शी शेप्ड कार्टिलेज, शी शेप्ड कार्टिलेज जो हमारा लैरिंग्स ट्रेचिया के पास प्रेजेंट रहता है, यही ना, फैल जाता है। Yes, यही sir. ना, हाँ यही सर, ना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दीजिए। आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पियो ना, यस सर, उसको दबाने पे जो है मतलब कि ठीक है, छोटा हो नहीं जाता नहीं, है। मान के चलो आपने स्ट्रो के एंड पे उंगली लगा दिया और आप सक कर रहे हो, तो वो स्ट्रो का क्या हालत हो जाता है? चिपक जाता है। चिपक जाता है, ये चिपक जाता है। अरे जो है वो बताओ ना, क्या हुआ? चिपक जाता है आपस में, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अंदर का प्रेशर, हाँ अंदर का प्रेशर कम हुआ तो चिपक गया, है ना। अब यही चीज तुम ये रिफिल, जो पेन वाला रिफिल होता है ना, या लोहा का पाइप होगा, उसके साथ करोगे तो होगा क्या ऐसा? नहीं, बहुत लोग करते हैं तो नहीं एक होगा, मुंह आ जाता है। नहीं होता है, ठीक ना, नहीं होता है। सो इसके अंदर प्रेशर वेरी करना, ओके, प्रेशर वेरी करेगा, प्रेशर वेरी करता है हमेशा। तो मान के चलिए यहाँ पे यदि लो प्रेशर हो गया, तो ये चिपक जाता ना यार, ये कोलैप्स कर जाता ना आपस में। यस सर। बोले ना कि दोनों चिपक जाता, सट जाता, तो चिपक जाता, ये कोलैप्स कर जाता, सट जाता, है ना। तो सट जाता तो एयर आसानी से पास नहीं हो पाएगा, है ना, एयर आसानी से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो कोलैप्सिंग के लिए, सटने से बचाने के लिए थोड़ा हार्ड सब्सटेंस रखा गया वहां पे, ठीक ना। वही शी शेप्ड कार्टिलेज होता है, शी शेप्ड में रहता है, पूरा सर्कल नहीं रहता है, रिंग का फॉर्म में नहीं रहता है, सेमी रिंग के साथ फॉर्म में रहता है। कोलैप्सिंग से बचाने के लिए होता है, क्योंकि प्रेशर कम होगा तो कोलैप्स कर जाना था, लेकिन कोलैप्स नहीं कर पाता है क्योंकि हार्ड सब्सटेंस से बनाया गया इससे। और पूछो नेक्स्ट। Sir, हाँ बोलो। what does central nervous system does? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ठीक ना, प्रोसेस करता है हार्ड, क्या बोलेंगे, कुछ हार्ड मैसेज है उसको प्रोसेसिंग करेगा और स्टोरेज करता है। कुछ मान के चलो इम्पोर्टेंट, ठीक ना, इम्पोर्टेंट मैसेज है तो उसका वो एनालिसिस करता है, प्रोसेसिंग करता है और स्टोरेज भी करता है। किसका? इंफॉर्मेशन का स्टोरेज करेगा। जैसे कि हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बिना सोचे समझे कोई भी एक्टिविटी हो जाना तुरंत, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। उसमें CNS का कोई रोल नहीं है। अब मान चलो आप चाय बना रहे थे, ठीक ना, आपने अनजाने में कैप्सूल था या फिर कोई भी था, पकड़ लिए, ठीक ना, पकड़े छोड़ दिए, ये एक चीज हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन आप जैसे ही कैटली को छोड़ने वाले थे ना, तो आपके ध्यान में आया, अरे यार ये तो शीशा का कैटल है, छोड़ दूंगा तो टूट जाएगा, फिर डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो आपने क्या करा, हाथ जलने के बावजूद भी उस कैटल को धीरे से आप गैस से उतार के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, ठीक है। जब ये आपने किया ना, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ गई, आपने सोचा, फिर बाद में अपना डिसीजन लिया। ये सब काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। फिर मेमोरी बना के भी आपने स्टोर कर लिया, अगले बार आप इस तरीके से नहीं करोगे, है ना। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है प्रोसेसिंग करना मैसेजेस का और स्टोरेज करना। गुड, वेरी गुड। लेकिन पढ़ के पूछोगे ना तो और मजा आएगा यार, मेरे को भी जवाब। हाँ बोलो।
स्पाइनल कॉर्ड क्या कंसिस्ट करता है? हाँ, स्पाइनल कोड क्या? स्पाइनल कॉर्ड क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नर्वस सिस्टम, नर्व्स, न्यूरॉन्स है, और स्पाइनल कोड इज पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिले नर्व्स होते हैं उसके पास। क्या जानना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में? स्पाइनल कोड कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसा कुछ शब्द जानना चाह रहे हो क्या? पीएनएस, एएनएस? नेक्स्ट पूछेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन बॉयज, गर्ल्स। बाकी सब लोग चले गए, जिसको पूछना ही नहीं वो सब लोग चला गया। हाँ। थम्बोली, तुम लोग का चेहरा नहीं याद आ रहा है यार। वो कहाँ गया जो हम उसको पिटाई करते थे हमेशा? आगे बैठता था, चश्मा लगा के, मोटा सा, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। हेलो, सर ओमकार। क्या ओम का नाम था उसका? नहीं, बता नहीं। समीर आगे बैठता था। सर समीर समीर सिंह। समीर कहाँ है? समीर चला गया। ओके, ठीक है, फोटो लगाना तुम लोग, चेहरा भी देखने का मन करता है यार कभी कभी तुम लोग का। विशाल सर उसका हाथ खड़ा कराए थे ऑनलाइन क्लास में। क्यों? वहां पे ही परेशान कर रहे, तू भी परेशान करता होगा यार। नहीं सर, मैं शरीफ हूँ, मैं नहीं पहचान करती। I'll catch you soon boys, ठीक ना? बहुत जल्दी सिस्टमैटिक तरीके से हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों का क्लासेस, वरी नॉट। ओके, चैप्टर पहला से लेके, ठीक ना? ठीक है, नहीं डाउट है तो आप लोग जाएं, पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है? विल टीच इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय गाइस, बाय बाय।